नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें उत्तर प्रदेश के दिल से होकर ले जाएगा। हम जानेंगे उन जीवनदायिनी नदियों के बारे में जो इस प्रदेश की कहानी लिखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश का भाग्य, इसकी पहचान और इसकी समृद्धि सब कुछ यहाँ की नदियों ने ही लिखा है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि सच पूछिए तो इस प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश को नदियों की भूमि क्यों कहते हैं। फिर हम गंगा और उसकी सहायक नदियों को करीब से जानेंगे। इसके बाद आस्था की धारा सरयू को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब नदियों का एक साथ मिलकर क्या असर होता है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नदियों की भूमि कैसे है। ये नदियां सिर्फ जमीन पर बनी लकीरें नहीं हैं। जरा सोचिए, इन्हीं नदियों ने यहाँ की जमीन को इतना उपजाऊ बनाया है कि ये भारत का अन्न का कटोरा कहलाता है। असल में यहाँ की खेती, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, इन सब की नींव इन्हीं नदियों ने रखी है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें पानी सीधे ग्लेशियरों से मिलता है और इसीलिए उनमें साल भर पानी बहता रहता है। ये इस पूरे इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम किरदार से मिलते हैं, माँ गंगा, जो सचमुच में उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है। गंगा का ये पवित्र सफर हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है। यहीं से एक पतली सी धारा निकलती है जो आगे चलकर विशाल मैदानों की ओर अपना लंबा सफर तय करती है। जैसे ही गंगा उत्तर प्रदेश में आती है, इसका रूप विशाल हो जाता है। ये मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे कई बड़े और ऐतिहासिक शहरों को अपने आंचल में समेट लेती है और इन शहरों को जीवन देती है। लेकिन गंगा का सबसे बड़ा योगदान शायद गंगा के मैदानों को बनाना है। ये भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका है जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। पर गंगा अकेली नहीं है। चलिए अब उन खास सहायक नदियों को देखते हैं जो गंगा में मिलकर एक बहुत बड़ा नदी सिस्टम बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना की। ये गंगा की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सहायक नदी है। ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आगरा, मथुरा जैसे शहरों से गुजरते हुए प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम पर गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है घाघरा। ये तिब्बत से निकलकर नेपाल के रास्ते भारत में आती है। इसकी खासियत है इसमें पानी की बहुत बड़ी मात्रा, जो इसे एक ताकतवर नदी बनाती है। हालांकि कभी-कभी इसी वजह से तराई के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। फिर आती है गोमती, जो प्रदेश की ही एक अहम नदी है। ये पीलीभीत जिले से निकलती है और नवाबों के शहर लखनऊ और ऐतिहासिक शहर जौनपुर को अपनी खूबसूरती से संवारती हुई आगे बढ़ती है। अब हम एक ऐसी नदी के बारे में जानेंगे जिसका महत्व भूगोल से कई ज्यादा हमारी संस्कृति और आस्था में है। तो क्या ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा हैं या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? यहीं से हमारी कहानी सरयू नदी की ओर मुड़ती है, जो आस्था की एक कभी न रुकने वाली धारा है। सरयू का नाम आते ही मन में भगवान राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर बन जाती है। इसका धार्मिक महत्व बहुत ही गहरा है क्योंकि इसका इतिहास सीधे सीधे रामायण से जुड़ा है। सरयू नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए अब आखिर में इन सभी धाराओं को एक साथ लाकर ये समझते हैं कि इस पूरे नदी तंत्र का उत्तर प्रदेश पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये नदियां 5 तरीकों से राज्य को जीवन देती हैं। ये खेती के लिए सिंचाई का पानी देती हैं, अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, करोड़ों लोगों के पीने के पानी का स्रोत हैं, अनगिनत धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जन्म देती हैं और सदियों से जल परिवहन का एक जरिया भी रही हैं। इन नदियों का असर जीवन के हर पहलू पर दिखता है। खेती के लिए सिंचाई और उपजाऊ मिट्टी तो है ही, साथ ही हमारी संस्कृति में धार्मिक केंद्र इन्हीं के किनारे बसे हैं। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो जल परिवहन से लेकर खेती पर आधारित उद्योगों तक सब कुछ इन नदियों से ही तो जुड़ा है। तो जब हम इन नदियों के इतने सारे उभारों को समझते हैं तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन जीवन देने वाली नदियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।